हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेई स्टडी। तो ये मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें आज फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डील करेंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ठीक है इसमें, और उसी क्वेश्चन को बार बार पूछा गया है क्योंकि एसएससी जेई का एग्जाम आप जानते हो कि बहुत सारा सेट में आपका एग्जाम्स होते हैं। तो एक ही क्वेश्चन को ना डिफरेंट टाइप का डिफरेंट डिफरेंट सेट में एक ही क्वेश्चन को दिया गया है ना। मतलब थोड़ा सा डाटा को चेंज करके ना सारे सेट में उसी क्वेश्चन को दिया गया है। तो यहाँ से आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए, सारा क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको जितने क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, और जो मेजरमेंट का जो थ्योरी वाला लेक्चर बच गया है वो बाद में हम लोग देखेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारा टेस्ट सीरीज वगैरह पे भी काम है, क्वेश्चन भी कराना है, हिंदी का भी देना है, तो वो अभी हो नहीं पा रहा है। बहुत लोग उसमें कमेंट कर रहे हैं बहुत दिनों से, बट वो सब्जेक्ट अभी हो नहीं पा रहा है, ठीक है, क्योंकि उसका थ्योरी हम लोग बहुत अच्छे वे में देंगे, तो अभी इसलिए जल्दबाजी में उसको प्रोवाइड नहीं करना चाहता। ठीक आएगा, लेट से आएगा, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा ज्यादा अभी बोला जाए तो बिजी है ना। थोड़ा हम लोग का भी काम रहता है, जैसे कंटेंट पे, बुक पे काम है बहुत सारा, टेस्ट सीरीज पे काम है बहुत सारा, और ये सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, तो इसलिए वीडियो बनाने में ज्यादा टाइम वेस्ट अपना नहीं होता, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट करेक्ट ट्रांसफॉर्मर, करंट ट्रांसफॉर्मर। करंट ट्रांसफॉर्मर के लिए इसमें से कौन सा ट्रू है। अब आप जानते हो करंट ट्रांसफॉर्मर, तो करंट ट्रांसफॉर्मर और पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर, दिस आर द इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर, राइट। अब ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर है, तो कहीं न कहीं एसी के रेंज को, है ना, एसी के रेंज को आपको क्या करना है, हाई रेंज पे आपको उसको मेजरमेंट करना है, हाई रेंज एसी को, हाई रेंज को आपको मेजरमेंट करना है। तो कहीं न कहीं आपको उसके लिए इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर की नीड होगी। अब ये दो टाइप का होता है, जैसे हाई वोल्टेज, हाई एसी वोल्टेज को मेजरमेंट करना है, हाई एसी वोल्टेज, तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, पीटी यूज करेंगे, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर, बोथ आर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर। एंड हाई एसी करंट, एसी की बात कर रहा हूं मैं, हाई एसी करंट को आपको मेजरमेंट करना है, तो इसके लिए आपको क्या की नीड होगी, सीटी की नीड होगी, ठीक है। और सिंपली डीसी की हम लोग बात करते हैं, अभी हमने तो एसी की बात किया, तो डीसी की हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे हाई वोल्टेज, हाई डीसी वोल्टेज को मेजरमेंट करना है, तो आप सिंपली यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एक मल्टीप्लायर लगा देते हैं, मल्टीप्लायर, है ना, सीरीज में हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। और सिंपली यहाँ पे हम लोग के पास हाई करंट, हाई डीसी करंट को मेजरमेंट करना है, तो एक सिंपली संट लगा देते हैं इन केस ऑफ डीसी। बट एसी में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, आप मिसमैच हो जाता है, यदि आप वहां पे मल्टीप्लायर और संट लगाएंगे तो बहुत सारा एरर आता है, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, सीटी और पीटी, ठीक है। हाई करंट को मेजरमेंट करना है तो आप सीटी यूज करेंगे, कहने का मतलब एक ट्रांसफॉर्मर यूज करने वाले हैं, करंट ट्रांसफॉर्मर, इसके थ्रू आप क्या कर देते हो, करंट के रेशियो को कम कर देते हैं। तो ये जो सीटी होता है वो कहीं न कहीं आपका स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है, वोल्टेज को आप अप करते हो तो करंट जो है डाउन हो जाता है, और उसको रेशियो में, एक फिक्स्ड रेशियो में डिक्रीज करके आप उसको मेजर कर लेते हो, ठीक है। और सिंपली यहाँ पे स्टेप डाउन, पीटी इज नथिंग बट द स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो इसका जब हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा हर एक चीज कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर होता क्या है। अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं, तो क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट करंट ट्रांसफॉर्मर। करंट ट्रांसफॉर्मर के लिए कौन सा ट्रू है, तो इट इंक्रीज द रेंज ऑफ एसी एमीटर। अभी एसी की बात करेंगे, सीटीपीटी मतलब, तो एसी की बात करेंगे तो एसी में केवल दो ही ऑप्शन है, 1 और 3। डीसी तो आपका ऐसे ही कट गया, सीटीपीटी की बात कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं करंट ट्रांसफॉर्मर, तो करंट ट्रांसफॉर्मर करंट के रेंज को बढ़ाएगा, ना कि यहाँ पे डिक्रीज करेगा, है ना। तो इट इंक्रीज द रेंज ऑफ एसी एमीटर, है ना, किसी भी मीटर के रेंज को इंक्रीज करना हो तो सीटीपीटी हम लोग यूज करते हैं, राइट। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन। हाँ, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, जिसको एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, उनको एक बार पढ़ लीजिए, यहाँ पे सीटीपीटी क्या है थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। बट मैंने आपको पूरा समझा दिया, इसकी नीड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। ये आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे कैसे होता है, ओके। तो चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस ब्रेकिंग टॉर्क इन इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। एडी करंट ब्रेकिंग हम लोग यूज करते हैं इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर में, है ना। क्यों एडी करंट डैंपिंग हम लोग यूज करते हैं, तो एडी करंट डैंपिंग वहां पे हम लोग यूज करते हैं। तो ये आप दिख रहा है ना, ये आपका परमानेंट मैग्नेट होता है, ये परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। और ये आपके पास क्या होता है, डिस्क होता है, ठीक, ये डिस्क।
तो ये यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, परमानेंट मैग्नेट, और इसका खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस डिस्क में क्या होने लगेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा और उसी का अपोज करेगा, और इस तरीके से करके वो यहाँ पे एक ब्रेकिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है ना। तो जब डिटेल में पढ़ते हैं तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं कैसे ब्रेकिंग क्रिएट होता है इस परमानेंट मैग्नेट के थ्रू, कैसे एडी करंट के थ्रू वहां पे ब्रेकिंग आपका क्रिएट होता है, कैसे उस एडी करंट के थ्रू डिस्क में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, कैसे वो डिस्क में एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, उसको रोटेट होने से कैसे रोकेगा, ये सब चीज हम लोग देखते हैं। तो सिंपली हम लोग एनर्जी मीटर, इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर की बात करते हैं या इंडक्शन टाइप वाट मीटर की बात करते हैं, तो वहां पे एक ब्रेक मैग्नेट यूज करते हैं जो एडी करंट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है और ब्रेकिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है। और बाकी पार्ट्स के बारे में आप तो जान ही रहे हो कि यहाँ पे आपके पास एक सीसी होता है, यहाँ पे आपके पास करंट कॉइल होता है, पोटेंशियल कॉइल होता है, ये सब के बारे में जान ही रहे हो, है ना। किसका रेजिस्टेंस को ज्यादा रखा जाता है, किसके रेजिस्टेंस को कम रखा जाता है, इसके बारे में जनरली आप बात करते हो, ठीक है। तो ये जो करंट कॉइल जो होता है, यहाँ पे मैं बोल देता हूं इसको, ये सीसी हो गया करंट कॉइल, और ये आपके पास पीसी हो गया। तो ये एक क्रॉस वोल्टेज कनेक्ट होता है, एक क्रॉस वोल्टेज कनेक्ट होता है, और ये जो कनेक्ट होता है एक क्रॉस लोड, ठीक है, एक क्रॉस लोड। तो जितना भी लोड बढ़ेगा घटेगा तो उसके कारण, जैसे लोड आपका बढ़ेगा तो लोड करंट भी बढ़ेगा, लोड करंट बढ़ेगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, है ना, उसके कारण डिस्क में इफेक्ट पड़ेगा और डिस्क का रोटेशन और बढ़ जाएगा, स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे पीसी जो है वो डायरेक्ट सप्लाई से कनेक्टेड होता है, अक्रॉस द सप्लाई कनेक्टेड होता है, तो इसका लोड से कोई लेना देना नहीं है यहाँ के मैग्नेटिक फील्ड का। यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड जो भी है वो लोड से कनेक्टेड है, तो जितना लोड उतना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा और उस हिसाब से डिस्क जो है रोटेट करेगा। डिस्क जो है एल्यूमिनियम का बना होता है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बना होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इन सब के बारे में आप बात करते हो जब एनर्जी मीटर का स्टडी करते हैं, तो क्या क्या पार्ट्स होते हैं यहाँ पे, गियरिंग सिस्टम, रिकॉर्डिंग सिस्टम क्या होता है, ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है ना, कैसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, इन दोनों में कैसे इंटरएक्शन होता है, कैसे एडी करंट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो क्वाड्रेचर एक्सिस प्रोवाइड करने के लिए शेडिंग बैंड होता है, ये सब के बारे में आप बात करते हैं एनर्जी मीटर में, ठीक है। तो डिटेल में आपको एनर्जी मीटर पढ़ाया गया है, वहां पे एक बार जाके देखिए आप डिटेल में, यदि एनर्जी मीटर का आपको पढ़ना है तो, ठीक। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये कैसे ब्रेक मैग्नेट, कैसे यहाँ पे एडी करंट यहाँ पे प्रोवाइड करता है, उसके बारे में थोड़ा सा दिखाने की कोशिश किए हैं, कैसे ब्रेक प्रोवाइड करता है, कैसे एडी करंट यहाँ पे इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ पे कैसे एक एडी करंट प्रोड्यूस होता है डिस्क में, तो वही सब दिखाए हैं यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू मेजर फ्रीक्वेंसी। बताओ भैया फ्रीक्वेंसी को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को जनरली मेजरमेंट करने के लिए हम लोग वेन्स ब्रिज यूज करते हैं, है ना, ठीक है। एंडरसन ब्रिज का यूज तो हम लोग जनरली इंडक्टेंस को एक्यूरेटली मेजरमेंट करने के लिए करते हैं। डी सॉटी ब्रिज का भी आप जान रहे हो, यहाँ पे हेस ब्रिज का भी हम लोग किसके लिए करते हैं, हेस ब्रिज जो होता है उसका इंडक्टेंस हाई क्वालिटी फैक्टर के लिए। डी सॉटी ब्रिज जो होता है उसका भी आप यहाँ पे कैपेसिटेंस को मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं। ओवेन्स ब्रिज इंडक्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए, और वेन्स ब्रिज जो होता है इसका प्रयोग हम लोग फ्रीक्वेंसी को मेजरमेंट करने के लिए करते हैं, राइट, फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो अभी तक जितना ब्रिज पढ़ते हो ना उसमें फ्रीक्वेंसी को मेजरमेंट करने के लिए केवल एक ही ब्रिज पढ़ते हो, ओवेन्स ब्रिज, तो उसके बारे में जरूर पढ़िए, पूछा जाता है। सारे ब्रिज के बारे में पूरा डिटेल पढ़िए, आपको वो भी पूछा जाता है, जितने टाइप के हमारे पास ब्रिज है, किसका क्वालिटी फैक्टर कितना होता है, किसका क्या होता है, इन सब के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ब्रिज से ना बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो ब्रिज का थोड़ा सा फैक्ट मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको। जैसे आपके पास ना ब्रिज जो है वो आपके पास दो टाइप का होता है, जनरली आप देखोगे तो एक आपके पास डीसी ब्रिज होता है, एक आपके पास एसी ब्रिज होता है, राइट। अब डीसी ब्रिज जो होता है उसमें डिटेक्टर हम लोग जो गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं, आपको पता होगा, उसमें सारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है, सोर्स जो होता है वो बैटरी होता है, और इसमें तीन टाइप का डिटेक्टर यूज करते हैं। यहाँ पे डिटेक्टर आपका गैल्वेनोमीटर होता है ना, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और यहाँ पे तीन टाइप का डिटेक्टर यूज करते हैं हम लोग। पहला डिटेक्टर नोट कर लो, वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर होता है। फर्स्ट डिटेक्टर जो होता है वो आपका वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर, वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर, अच्छा यहाँ पे लिख लेते हैं वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर, जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो होता है, वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है, ओके स्लाइड से बाहर जा रहा हूं मैं इसलिए है, 5 to 20 हर्ट्ज, ठीक है, वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर पहला चीज।
दूसरा वहां पे हम लोग गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं एसी ब्रिज में, वो आपका होता है टेलीफोन डिटेक्टर या फिर आप बोल सकते हो हेडफोन, टेलीफोन डिटेक्टर या हेडफोन, जिसका फ्रीक्वेंसी का जो रेंज होता है 200 हर्ट्ज से लेकर के 5 किलो हर्ट्ज तक का होता है, ये पूछा जाता है। ठीक है। एंड थर्ड जो होता है ट्यून्ड एम्पलीफायर आप यूज करते हो, थर्ड टाइप का डिटेक्टर जो होता है एसी में ट्यून्ड एम्पलीफायर होता है, जिसका जो फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर देन 5 किलो हर्ट्ज ले लीजिए। ठीक, तो इन तीन टाइप का यहाँ पे डिटेक्टर यूज करते हैं। ठीक है। यदि आप यहाँ पे डीसी ब्रिज की बात कर रहे हो तो यहाँ पे जो बैलेंस है, जैसे P इंटू एस जब इक्वल होगा Q इंटू आर, जैसे 4 आर्म्स होता है, आपको पता होगा आर्म्स के बारे में, 4 आर्म होते हैं, उसके चारों आर्म है ना, तो दो अपोजिट आर्म्स का प्रोडक्ट जो है अदर दो अपोजिट आर्म के प्रोडक्ट्स के इक्वल हो जाएगा, तो वो बैलेंस है, ये भी आइडिया है। यहाँ पे दो कंडीशन होता है बैलेंस का, एक तो Z1 और Z4 का जो दो अपोजिट क्रॉस आर्म्स का इंपिडेंस, दो अपोजिट आर्म्स के इंपिडेंस का प्रोडक्ट जो है अदर दो अपोजिट आर्म्स के इंपिडेंस के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए, ये तब ये बैलेंस है, पहला कंडीशन। दूसरी बात आप यहां से भी बता सकते हो कि ये बैलेंस है, जैसे एंगल जो होता है, अब एसी है ना तो एंगल आएगा, तो θ1 प्लस θ4 इज इक्वल टू, जब θ2 प्लस θ3 है तो भी ब्रिज आपका बैलेंस है। ठीक है, इसके थ्रू भी बता सकते हो। अब डीसी ब्रिज की मैं बात करूं यहां पे, तो डीसी ब्रिज का यूज केवल रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है, जैसे कि व्हीटस्टोन ब्रिज आपने सुना होगा, केल्विन डबल ब्रिज आपने सुना होगा, लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, आप जानते हो ये सब के बारे में, तो उसको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे डीसी ब्रिज का यूज करते हैं रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए। और आपको इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और फ्रीक्वेंसी को मेजरमेंट करना है, तो उसके लिए इंडक्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, इसको मेजरमेंट करना है तो आप वहां पे एसी ब्रिज का यूज करते हैं। बात समझ में आ गया? अब बैलेंस कैसे होता है वो भी मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्रिज। अब मैं बात करूं यहां पे ब्रिज में कितने टाइप का, जैसे मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस की मैं बात करूं तो कितने टाइप का ब्रिज होता है, तो सबसे पहला तो मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज होता है। ठीक है, यहाँ पे चलो स्पेस थोड़ा सा हमारा भर गया है, तो पहला यहाँ पे मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, ओके मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है, यहां से, तब आपको आइडिया हो जाएगा मैं क्या क्या लिख रहा हूं। चलो, पहला आपके पास होता है मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, है ना, इसके बारे में आपको पता है। दूसरा मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। ठीक है, थर्ड जो देखो मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज हो गया, उसी का मॉडिफाइड फॉर्म जो होता है वो मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज होता है, जिसका क्वालिटी फैक्टर 1 और 10 के बीच में होता है। समझ में आ रहा है? जिसका क्वालिटी फैक्टर 1 और 10 के बीच में होता है, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस। थर्ड जो आपके पास होता है वो आपके पास हेस ब्रिज होता है, जिसका क्वालिटी फैक्टर ग्रेटर देन 10 होगा। हाई क्वालिटी फैक्टर के लिए हम लोग हेस ब्रिज यूज करते हैं, याद रखना, हेस ब्रिज ग्रेटर देन, क्वालिटी फैक्टर ग्रेटर देन 10 के लिए, राइट। उसके बाद ओवेन्स ब्रिज होता है, ये थर्ड नंबर में जो लिखा हुआ है ओवेन्स ब्रिज। ओवेन्स ब्रिज का यूज इंक्रीमेंटल इंडक्टेंस, है ना, ये इंडक्टेंस को मेजरमेंट के लिए किया जाता है। एंडरसन ब्रिज भी होता है इसी में, एक एंडरसन ब्रिज। एंडरसन ब्रिज का यूज जो है इंडक्टर को एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, इसका क्वालिटी फैक्टर लेस देन 1 होता है, इसका मतलब हम लोग इंडक्टर को एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लो क्वालिटी फैक्टर के लिए एंडरसन ब्रिज। ठीक, मिली हेनरी तक के रेंज को भी आप इसके थ्रू मेजर कर सकते हो। समझ में आ रहा है? मिली हेनरी तक के रेंज को भी आप इसके थ्रू मेजर कर सकते हो, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, उसके बाद आपके पास होता है ये जो 5 आउट ऑफ जितने भी मैंने बताया आपको ब्रिज, उसमें से इन पांचों ब्रिज में से आउट ऑफ दिस अबव 5 ब्रिजेस, एंडरसन ब्रिज इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड, मोस्ट एक्यूरेट मेथड। ठीक है, क्योंकि इसके थ्रू स्मॉल रेंज के इंडक्टेंस को भी मेजर कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड। अब सारे ब्रिज का पढ़ते हो तो वहां पे इंडक्टर को निकालना, इंडक्टेंस को निकालना, है ना, मतलब उसका रेजिस्टेंस को निकालना, क्वालिटी फैक्टर को निकालना, यही सब चलते रहता है ब्रिज में। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एमीटर एंड वोल्ट मीटर आर कनेक्टेड द लोड इन, देखो एमीटर, ये मान लो कोई लोड है बेटा आपके पास, ये कोई लोड है, राइट, ये कोई लोड हो गया, ये देखो एक लोड है, यहां पे आप सप्लाई दे रहे हो। ठीक है, ये कोई सप्लाई है, मान लो चलो डीसी ले ले, तो ये लोड हो गया और ये सोर्स हो गया, राइट।
तो इसमें का करंट को मेजरमेंट करना है तो एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, ये यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, और वोल्ट मीटर हमेशा इस लोड के पैरेलल में, ये यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ये पहला कनेक्शन हो गया। इस कनेक्शन को वोल्ट मीटर एमीटर मेथड बोलते हैं, राइट। इसका कनेक्शन ऐसा भी पॉसिबल है, मान लो ये आपके पास लोड है, कोई ऐसे भी तो बोल सकते थे ना, ये लोड है, ठीक है, और ये आपके पास प्लस माइनस एक डीसी है, राइट। तो एमीटर को मैं यहाँ लोड के नियर कनेक्ट कर दिया और वोल्ट मीटर को सोर्स के नियर कनेक्ट कर दिया, राइट। तो ये इस मेथड को हम लोग बोलते हैं एमीटर वोल्ट मीटर मेथड। समझ में आ गया? तो ऐसे तो हम लोग का आंसर क्या हुआ, एमीटर कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड एंड वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन, द डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी ऑफ द CRO इज 10 मीटर पर वोल्ट। सॉरी, कल ही ये क्वेश्चन मैंने बताया था, एक बार और आया था कल, देखो आज और आ गया, 2018 सेट नंबर 5 में भी आ गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिफ्लेक्शन फैक्टर? डिफ्लेक्शन फैक्टर क्या होगा? तो देखो यहाँ पे आंसर खुद दिया है, डिफ्लेक्शन फैक्टर आपको निकालना है वोल्ट पर मीटर में, और ये किस में दिया है, मीटर पर वोल्ट में। तो डिफ्लेक्शन फैक्टर कहीं न कहीं जो होगा वो उसके सेंसिटिविटी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तभी तो आएगा। तो डिफ्लेक्शन फैक्टर आपको निकालना है, तो 1 अपॉन सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी का वैल्यू कितना है, 10 है ना। अब कितना हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। तो डिफ्लेक्शन फैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 10 का कितना होता है, 0.1 वोल्ट पर मीटर। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन, द करंट रिक्वायर्ड फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ अ वोल्ट मीटर इज 10 मिली एम्पियर। फाइंड द सेंसिटिविटी इन ओम पर वोल्ट। ये भी है, देखो ओम पर वोल्ट में आपका सेंसिटिविटी निकालना, तो सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, आप जानते हो। तो सेंसिटिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 मिली एम्पियर। अब 10 मिली एम्पियर को आप कर लो, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 10 मिली एम्पियर को आप 1 अपॉन 10 इंटू 10 टू द पावर -3, तो ये ऊपर आके 1000, ये कितना हो जाएगा, सेंसिटिविटी आपका हो जाएगा 100। समझ में आ गया? कितना आ जाएगा सेंसिटिविटी इसका, 100 आ जाएगा, राइट। फाइंड द सेंसिटिविटी इन ओम पर वोल्ट। तो कितना आ गया सेंसिटिविटी ओम पर वोल्ट में, 100 आ गया, राइट। अगला देखते हैं, Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. Calculate the fastest rise time in millisecond. A sine wave can have to be produced। CRO का है, कल भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, देखो वही क्वेश्चन सारे सेट में रिपीट होता है वैसी है ना। तो आपको राइज टाइम मैंने कल डेफिनेशन भी बताया था, तो राइज टाइम यहाँ पे क्या होगा, राइज टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, 0.35 डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। यही हमारा वहां पे रिलेशन था, कल इसके बारे में बात किए थे, ठीक। अब बस इसमें वैल्यूज को आप पुट करोगे यहाँ पे, तो क्या आने वाला है, जब वैल्यू को पुट करोगे तो देखो 0.35 डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ, तो आपको राइज टाइम यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो गिवन क्या क्या है यहाँ पे, सबसे पहले चेक करो, यहाँ पे बैंडविड्थ आपको 10 हर्ट्ज दिया हुआ है, राइज टाइम निकालना है, तो 0.35 डिवाइडेड बाय 10 कर दो, तो कितना आ जाएगा, 0.35 डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे तो बताइए, है ना। तो राइज टाइम 0.35 डिवाइडेड बाय 10 0.035 या फिर 35 मिलीसेकंड, ये मिलीसेकंड में होगा, राइट। ये मिलीसेकंड में बोला, तो 35 मिलीसेकंड इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न हमारे पास है, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस कंडीशन ऑफ द एसी ब्रिज। बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है बैलेंस कंडीशन ऑफ एसी ब्रिज का। तो देखो यहाँ पे अभी मैंने बताया आपके ब्रिज के बारे में, बैलेंस कंडीशन बता रहा था एसी ब्रिज के बारे में इससे पहले, तो उसमें हम लोग डिस्कशन किए थे। पहला कंडीशन ये निकला था कि जो हमारे पास Z1 है, मान लो आपके पास कोई ब्रिज है, ठीक है, तो उसका जो Z1 है इंटू Z3 बराबर होता है Z2 Z4, यही मैंने बताया। अपोजिट आर्म के इंपिडेंस का प्रोडक्ट जो है और दो अदर अपोजिट आर्म्स के इंपिडेंस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, तो ये बैलेंस, पहला कंडीशन ये होता है। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि θ1 प्लस θ3 इक्वल होगा θ2 प्लस θ4, ये दूसरा कंडीशन है।
ये दूसरा कंडीशन। तो दिस इज द कंडीशन नंबर 1, दिस इज द कंडीशन नंबर 2, और ये कंडीशन सही है तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा, है ना। और करंट भी इक्वल होगा, फिर I1 इक्वल टू I3 होगा एंड I2 इक्वल टू I4, तभी तो बैलेंस कंडीशन में है, तभी पोटेंशियल इक्वल होगा। तो बहुत सारे पोटेंशियल कहाँ कहाँ का इक्वल होता है वो भी आप जानते हो, मैंने बहुत बार पढ़ाया हुआ है, ठीक है। करंट इक्वल होता है बैलेंस में, वो भी पता है, ये भी पता है, ये भी ठीक। ये सब नहीं होगा, ये गलत होगा, ये रॉन्ग होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यही हमारा रॉन्ग आंसर है, ठीक है। करेक्ट नहीं है, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है बैलेंस के लिए, प्रोडक्ट होता है, सम नहीं होता। अगला यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन, 3 phase 110 volt motor has a power factor of 0.5. The 2 watt meter connected measure the total input. टोटल पावर हमको दे दिया भैया, 2 वाट मीटर कनेक्टेड है, टोटल पावर मतलब W1 प्लस W2 इज इक्वल टू मेरे पास कितना है 50 किलोवाट है, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। ओके, कैलकुलेट द रीडिंग, एक मिनट मैं कलर चेंज करता हूं पेन का, 1 मिनट। कैलकुलेट द क्या बोला यहाँ पे आपको, कैलकुलेट द रीडिंग इन किलोवाट ऑफ ईच वाट मीटर, प्रत्येक वाट मीटर का रीडिंग आपको कैलकुलेट करना है। और पावर फैक्टर कितना पता है, वेरी इंपॉर्टेंट, पावर फैक्टर 0.5 पता है, तो 5 का वैल्यू कितना पता है, 60 पता होगा, है ना, क्योंकि 0.5 मतलब 60, 1/2 60 में ही होता है। चलो अब दोनों वाट मीटर का रीडिंग आपको निकालना है। चलो W1 मैं चेक कर लेता हूं, मैं यहां से चेक कर लेता हूं। चलो VL IL cos वहां से भी निकाल सकता था, W1 माइनस W2, फिर उसमें लंबा जाता, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, मैं यहाँ से इस मेथड को यूज कर रहा हूँ, √3 वाला मेथड यूज नहीं कर रहा हूँ, है ना। 5 = tan इनवर्स √3 W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2, तो वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उससे मुझे टाइम ज्यादा लगेगा, अभी मैं इससे चेक कर रहा हूँ। अब 5 = 60 है, तो cos 30 माइनस 60 cos 30 ही होगा, और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 VL IL। सेकेंड W2 का रीडिंग क्या आएगा, VL IL cos 60 प्लस 30 90 हो गया, और cos 90 का वैल्यू 0, तो 1 वाट मीटर का रीडिंग क्या आएगा, 0 आएगा। व्हेन 1 वाट मीटर रीडिंग 0, W2 का वैल्यू 0 होगा, तो W1 का रीडिंग क्या आने वाला है, W1 का रीडिंग 50 किलोवाट आएगा फिर, और W2 का रीडिंग क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हुआ, 1 वाट मीटर का रीडिंग 50 किलोवाट आ रहा है, दूसरे वाट मीटर का रीडिंग 0 आ रहा है, तो 0 और 50 कौन से ऑप्शन में है, 3 में है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। दूसरा मेथड आप चाहेंगे तो यूज कर सकते हो, अपने आपके नॉलेज में होगा। तो मेथड नंबर 2, यहां से देखो, tan phi इज इक्वल टू क्या होता है, √3, और ये हो जाएगा आपका W1 माइनस W2 W1 प्लस W2, राइट। अब tan phi, tan कितना का वैल्यू √3 होता है बताओ मुझे, हाँ कितने का वैल्यू, tan 60, phi का वैल्यू कितना दे दिया है आपका 60, तो tan 60 आई थिंक √3 होगा, तो ये हो गया √3 W1 माइनस W2 W1 प्लस, तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, W1 माइनस W2 इज इक्वल टू W1 प्लस W2, राइट, ये हो गया। तो यहां से क्या कर जाएगा, चेक करो, तो ये इधर आएगा, तो W1 W1 कैंसिल, तो W2 इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, 0 आ गया। देखो यहां से भी W2 0 आ गया, अब W2 0 तो W1 बचेगा, वही आएगा आंसर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये भी हम लोग कल कर चुके हैं, ये भी देखो सेट नंबर 5 में आया हुआ है, ठीक। तो देखो अभी जितने भी सेट है ना, सारे सेट को आप देखेंगे तो मैंने मेजरमेंट का क्वेश्चन वहां से अलग से सेपरेट करके आपको बता रहा हूं, तो ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, जिससे आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये सब क्वेश्चन रिपीटेड है ना। तो देखो क्वेश्चन रिपीट भी होता है, इसलिए क्वेश्चन देखना जरूरी है, सॉल्व का बहुत से क्वेश्चन रिपीट भी होता है, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको कर रहे हैं अभी। द इंडक्टेंस ऑफ अ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इज, कितना दे दिया है भाई बताओ, इंडक्टेंस का वैल्यू 10 + 6 थीटा माइक्रो हेनरी, ये आपके पास इंडक्टेंस है। वेयर थीटा इज द डिफ्लेक्शन इन रेडियन फ्रॉम 0 पोजीशन, ओके। एज्यूमिंग स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दे दिया है, स्प्रिंग कांस्टेंट 10 × 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर पर रेडियन, ये स्प्रिंग कांस्टेंट। द डिफ्लेक्शन इन रेडियन फॉर अ करंट I इज इक्वल टू 6 एम्पियर, तो देखो इसका डेरिवेशन हमने किया था, तो डेरिवेशन थीटा इज इक्वल टू क्या मिलता है बताइए, 1/2 I का स्क्वायर डिवाइडेड बाय k, और ये हो जाएगा dl/d थीटा, ठीक है। अब इसमें सारा चीज को आप रखोगे, dl/d थीटा पहले निकाल लेना, थीटा के रेस्पेक्ट में उसको
आप डिफ्रेंशिएट कर लेना एल को, तो ये 10 + 6 थीटा है, करेंगे तो कितना आएगा थीटा के रेस्पेक्ट में 6 आएगा और माइक्रो हेनरी में, है ना, पर रेडियन ऐसा करके यहाँ पे सब चीज को रखोगे ना तो आपका जो आंसर आएगा थीटा का वो आई थिंक 10.8 के आसपास आएगा, आप चेक कर लेना, ठीक है, राइट। अगला क्वेश्चन, what will happen to the operating torque of the moving iron instrument if the current through the operating coil is half। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है, ऑपरेटिंग टॉर्क जो होता है या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है प्रोपोर्शनल टू आई के स्क्वायर। तो जब क्या बोल रहे हैं, व्हाट विल हैपन टू द ऑपरेटिंग टॉर्क ऑफ द मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इफ द करंट थ्रू द ऑपरेटिंग कॉइल इज हाफ। तो टीडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, TD1 है, मान लो TD2 है ना, तो TD2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट को आप हाफ कर रहे हो ना, तो ये I/2 का होल स्क्वायर, तो ये TD2 जो है वो प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बोलो 1/4 और I के स्क्वायर। तो I के स्क्वायर के जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, TD प्रोपोर्शनल टू मतलब 4 टाइम आपका क्या हो जाएगा TD1, है ना, तो 1/4 गुना 1/4 तो हो जाएगा आपका टॉर्क जो है, नया टॉर्क जो आएगा वो पुराने टॉर्क का 1/4 हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट। इसमें से कौन से स्टेटमेंट मूविंग आयरन टाइप के इंस्ट्रूमेंट के लिए करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। तो मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट आर सुटेबल फॉर बोथ एसी एंड डीसी, ये तो बिल्कुल सही है, ये तो आपका रॉन्ग हो ही नहीं सकता, एसी डीसी दोनों को यूज करते हैं। हाँ भाई, एडी करंट पूछता तो एडी करंट इज ओनली यूज फॉर डीसी, नॉट यूज फॉर एसी, तो उसके लिए रॉन्ग हो जाता। बट अभी मूविंग आयरन की बात करें तो मूविंग आयरन एसी डीसी दोनों के लिए यूज होता है। मूविंग आयरन 2 टाइप का होता है, अट्रैक्शन टाइप, रिपल्सन टाइप। अट्रैक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, रिपल्सन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, वो सब हम लोग जानते हैं। दूसरा, फ्रिक्शन एरर इन मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट इज वेरी लेस। हाँ, इसका फ्रिक्शन एरर थोड़ा कम होता है एज कंपैरिजन टू परमानेंट मैग्नेट, है ना, तो इसमें थोड़ा फ्रिक्शन एरर कम होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, द टॉर्क टू वेट रेशियो ऑफ मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट इज हाई। अब फ्रिक्शन एरर कम है तो टॉर्क टू वेट रेशियो हाई होगा, सेंसिटिविटी हाई होगा, है ना, ये सब जानते हो आप। फोर्थ पॉइंट है, द इंस्ट्रूमेंट कॉस्ट इज मच हायर एज कंपेयर टू पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट। नहीं, इसका कॉस्ट जो होता है एमआई का जो कॉस्ट है, कॉस्ट वाइज एमआई का कम होता है पीएमएमसी से, ठीक है। पीएमएमसी का कॉस्ट ज्यादा होता है, एमआई का कॉस्ट जो है वो कम होता है, तो हायर नहीं होगा, कम होता है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट मल्टीमीटर। इसमें से कौन सा मल्टीमीटर के, देखो मल्टीमीटर जहां पे आता है, कल इसके बारे में भी बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताया था। तो मल्टीमीटर जहां पे हम लोग बात करते हैं वहां पे 3 चीजों को हम लोग मेजरमेंट करते हैं, एक तो वोल्टेज, एक करंट और एक आपके पास क्या होता है रेजिस्टेंस। ये आपका एसी डीसी हो सकता है, एसी डीसी, ये भी आपका एसी डीसी हो सकता है। इन सारी चीजों को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग मल्टीमीटर यूज करते हैं। तो कौन सा इनकरेक्ट है भाई, वोल्टेज को मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं, ये तो सही है। पावर दे दिया, यही रॉन्ग होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा ट्रू नहीं होगा, मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो, रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, करंट करते हैं, वोल्टेज करते हैं, पावर इज नॉट मेजर बाय यूजिंग मल्टीमीटर, ओके। तो 46 में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, डिटरमाइन द क्वालिटी फैक्टर इन हेज ब्रिज गिवन बिलो इफ द ब्रिज इज सप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। तो क्वालिटी फैक्टर जैसे कि आप जानते हो, क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा L1 डिवाइडेड बाई, ये L1 की या Lx की बात हो रही है, यहाँ पे जो Lx दिख रहा है ना आपको, ये वाला डायग्राम में देखिए, वहां पे डिवाइडेड बाई वहां का R, चलो इसको मैं x लिख देता हूं, Rx, राइट। ये अब यहाँ पे Lx और Rx की वैल्यू पता नहीं है। अब Lx की और Rx की वैल्यू, इसका जब बैलेंस वाला आप लगा के यहाँ पे निकालेंगे और उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यही क्वालिटी फैक्टर आपको मिलेगा हेज ब्रिज के लिए। Q इज इक्वल टू 1/ओमेगा C4R4, वह C4R4 यहाँ पे है, ये ठीक है। अब यहाँ पे सारे वैल्यूज को पुट कीजिए, तो Q इज इक्वल टू 1/, ओमेगा का वैल्यू 50 हर्ट्ज पे 314 होगा, एंड C4 का वैल्यू मेरे पास 40 माइक्रो फेरेड, तो ये 10 टू द पावर 6 इंटू ये हो जाएगा आपके पास 40। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर इसमें आई थिंक 2 आएगा, तो एक बार चेक कीजिए आप, है ना, कितना आता है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट भी करना कि आपका आंसर इसमें कितना आता है, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमाइन द रीडिंग of both the wattmeter used to measure the power of a 3-phase 3-wire system having 6 kilowatt and power factor unity। ठीक है, तो गिवन है, देखो टोटल इनपुट पावर W1 प्लस W2 इज इक्वल टू 6 किलोवाट है, राइट। एंड सेकेंड पावर फैक्टर इज यूनिटी, इसका मतलब फाई का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो दोनों वाट मीटर का रीडिंग मुझे चेक करना है। लेट सपोज मैं फर्स्ट वाट मीटर का इस मेथड से सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, W1 W2 पता है, W1 माइनस W2 निकाल के सॉल्व भी कर सकते थे, बट मैं ये मेथड यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो W1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VL IL cos 30 माइनस 5, राइट, यही होगा। अब VL IL cos 30 माइनस, देखो फाई का वैल्यू 0 है तो cos 30 का वैल्यू क्या होगा, √3/2 VL IL, ये होगा। सेकेंड यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम लोग W2 की वैल्यू, तो W2 की वैल्यू हम लोग चेक करेंगे तो ये हो जाएगा VL IL और cos 30 प्लस 5, यहाँ पे भी cos 30 आएगा, यहाँ पे भी वैल्यू आपको क्या आएगा, √3/2 VL IL। इसका मतलब दोनों वाट मीटर का रीडिंग सेम आएगा, W1 इज इक्वल टू W2। अब ये कंडीशन मुझे पता चल गया। अब दोनों वाट मीटर का रीडिंग सेम आएगा, यहाँ पे पुट कर दो W1 इक्वल टू W2, तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे तो W1 W2 की वैल्यू निकल के कितना आएगा, W1 का वैल्यू 3 किलोवाट हो जाएगा, दोनों का सेम है ना, तो W2 का वैल्यू भी 3 किलोवाट हो जाएगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू 6 है और दोनों वाट मीटर का रीडिंग सेम है। ठीक है, तो जब पावर फैक्टर, सिंपल आपको यही पता होना चाहिए था, ये एक ही चीज से आप क्लिक कर सकता था, ये आपका जो क्वेश्चन है, पावर फैक्टर जब यूनिटी हो तो दोनों वाट मीटर का रीडिंग सेम आता है, इसको नोट कर लो। व्हेन पावर फैक्टर इज यूनिटी देन द रीडिंग ऑफ बोथ वाट मीटर आर सेम। ठीक, दैट मींस W1 इज इक्वल टू W2। तो उस हिसाब से आपका टोटल पावर पता है, तो जो टोटल पावर है वही दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। दैट मींस फर्स्ट वाट मीटर का रीडिंग भी 3 किलोवाट आएगा और सेकंड वाट मीटर का रीडिंग भी 3 किलोवाट आएगा, तो यहां से आप चेक कर सकते थे। ठीक है, तो ऐसे 4-5 केस होता है, 4 केस में भी, तो उस चारों केस को आपको याद रखना है, तो आपका ऐसे क्वेश्चन ना एकदम चुटकी में बन जाएगा। ठीक है, एक वाट मीटर का रीडिंग पॉजिटिव, दूसरे वाट मीटर का रीडिंग कब आएगा, जब पावर फैक्टर लेस देन 0.5 होगा, ये सब आइडिया होना चाहिए। एक वाट मीटर का रीडिंग 0, दूसरे वाट मीटर का रीडिंग, एक वाट मीटर का रीडिंग 0 कब आएगा, ये सब के बारे में एकदम आइडिया होना चाहिए। ठीक है, पावर फैक्टर के किस रेंज पे वाट मीटर का रीडिंग क्या आने वाला है, एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 49। व्हाट विल बी द सेकेंडरी वोल्टेज इन वोल्ट ऑफ अ पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर इफ द वैल्यू ऑफ सिस्टम वोल्टेज इज 11,000 वोल्ट, द टर्न्स रेशियो ऑफ द पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर इज 108 एंड द परसेंटेज वोल्टेज एरर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज, देखो कल क्वेश्चन पूछा था परसेंटेज वोल्टेज एरर, आप उसको सेकेंडरी वोल्टेज, आज आपको उसी में सेकेंडरी वोल्टेज पूछ दिया, तो क्वेश्चन वही है, बस आगे पीछे उसी को चेंज करके पूछना वही है, इनको उसी को बार बार चेंज कर रहा है, आगे पीछे चेंज करके चीजों को पूछ रहा है। अब देखो कल हमने निकाला था परसेंटेज, इसमें एरर निकाला था, तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए हमने क्या निकाला था, जो इसमें सिस्टम वोल्टेज दिया हुआ है, सिस्टम वोल्टेज माइनस यहाँ पे प्राइमरी वोल्टेज है ना, प्राइमरी वोल्टेज डिवाइडेड बाय प्राइमरी वोल्टेज इनटू 100, ये फॉर्मूला से हमने निकाला था। ठीक, तो आज कितना दिया है यहाँ पे परसेंटेज वोल्टेज एरर 5%, तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 100 होगा कि नहीं। और यहाँ पे सिस्टम वोल्टेज कितना दे दिया है 11 kV, मतलब 11,000, और V का वैल्यू, V1 का वैल्यू नहीं पता मुझे। ठीक है, ये V1 का वैल्यू नहीं पता, ये ऐसे लिख सकते हैं। इसको और कैसे लिख सकते हैं, देखो सिंप्लीफाई करने के लिए 5 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 11,000 डिवाइडेड बाय V1, बस सॉल्व कर लीजिए, एंड V1 डिवाइडेड बाय 1, तो ये 1 इधर आ गया। ठीक है, 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, 105/100, इसका मतलब आप इसको 1/20 21/20 रख सकते हो, राइट। और ये हो जाएगा आपके पास 11,000 डिवाइडेड बाय V1, तो V1 की वैल्यू आप निकालेंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 11,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 21, ये आपके पास V1 की वैल्यू आएगा। अब आपको पूछा है इसमें सेकेंडरी वोल्टेज, तो एक इसमें क्या दिया होगा, देखो 108 इज द टर्न्स रेशियो, है ना, सेकेंडरी वोल्टेज आपको निकालना है, तो V2 आपको निकालना है, ये आपके पास V1 हो गया, और ये आपके पास हो जाएगा N2 डिवाइडेड बाय N1, राइट, N2 डिवाइडेड बाय N1।
तो यहां लिख लेते हैं। तो V2 इज इक्वल टू क्या होगा, V1 का वैल्यू आपने निकाला अभी 11,020 डिवाइडेड बाई 21 इंटू N1 यहां पे हो जाएगा N2 डिवाइडेड बाई N1 ना, ये N2 है तो N2 डिवाइडेड बाई N1 ये कितना दिया हुआ है, हाँ टर्न्स रेशियो आपको गिवन है, N1 डिवाइडेड बाई N2 का वैल्यू आपको गिवन है 108, तो N2 डिवाइडेड बाई N1 क्या हो जाएगा 1/108, राइट। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 97, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपके लिए करेक्ट होगा। तो बस यही, इसी को उल्टा उन लोग घुमाते रहते हैं, एक ही क्वेश्चन को बार बार आगे पीछे, तो ऐसे क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। अगला प्रश्न, डिटरमाइन द फुल स्केल रीडिंग इन किलो वोल्ट ऑफ अ PMMC टाइप वाट मीटर, वोल्ट मीटर इन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर इज 230 किलो ohms, right? The series resistance connected with the voltmeter is 70 किलो ohms, ये भी ठीक है, and the sensitivity of voltmeter is इतना। तो डिटरमाइन फुल स्केल रीडिंग आपको निकालना है किलो वोल्ट में। देखो सेंसिटिविटी क्या होता है वोल्टमीटर के लिए, सेंसिटिविटी टोटल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस सीरीज रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई वोल्टमीटर रीडिंग, ये भी को निकालना है, सेंसिटिविटी गिवन है, तो ये हो जाएगा RM प्लस RAC डिवाइडेड बाई S। तो V इज इक्वल टू RM कितना दे दिया है 230 और 70 300 किलो ओम हो गया, राइट, डिवाइडेड बाय सेंसिटिविटी कितना है 3 किलो ओम पर वोल्ट, तो किलो ओम से किलो ओम कट गया, वोल्ट ऊपर गया, तो कितना आ गया 100 वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, द परसेंटेज ऑफ लिमिटिंग एरर इन द केस ऑफ इंस्ट्रूमेंट रीडिंग of 8.3 वोल्ट विथ अ 0 to 150 वोल्ट, इसका फुल स्केल रीडिंग दे दिया है, गारंटेड एक्यूरेसी 1% दे दिया है। तो परसेंटेज लिमिटिंग एरर आप एक ही बार में निकाल सकते हो, परसेंटेज लिमिटिंग एरर इज इक्वल टू एक्यूरेसी, ऐसे लिख लो फॉर्मूला, चलो एक्यूरेसी इनटू फुल स्केल रीडिंग डिवाइडेड बाय जिस वोल्टेज पे, वोल्टेज रेंज जिस वोल्टेज पे आपको निकालना है, यहां से आपका एक ही बार में आंसर आ जाएगा जब भी ऐसे निकालना। और ये चैप्टर नंबर 1 देखिए मेजरमेंट का, बहुत अच्छे से इसको पढ़ाया हूं, तो आई थिंक आपको इसके बारे में आइडिया होगा। एक्यूरेसी कितना दिया है 1%, है ना, ठीक, तो 1% यहां पे लिख देते हैं, ये हो गया 1%, ठीक, परसेंटेज में ही रहने दो क्योंकि परसेंट में निकाल रहे हैं, इनटू फुल स्केल रीडिंग आपके पास कितना है, फुल स्केल रीडिंग 150 वोल्ट डिवाइडेड बाई कितने रेंज पे निकालना है 8.3 पे निकालना है, इंटू 100, ठीक, तो ये जो आएगा 150, ये ऑलरेडी परसेंट में है तो 100 का मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे तो कितना आएगा 150 डिवाइडेड बाई 8.3, आप इसको सॉल्व कीजिए और बताइए मुझे कमेंट में कि इसका आंसर कितना आएगा। तो 150 डिवाइडेड बाई 8.3 आपको करना है कैलकुलेशन, तो कितना आने वाला है ये, आई थिंक 18.10 समथिंग आता है इसका आंसर, है ना, परसेंटेज में ये, ठीक है, ये चलो आगे। हाँ, तो इस फॉर्मूला को यूज करके आप परसेंटेज लिमिटिंग एरर निकाल सकते हो। सब टाइप का एरर मैंने वहां पे मेजरमेंट के लेक्चर में, आप जाएंगे यूट्यूब में तो मेजरमेंट का जो लेक्चर है वहां पे मैंने एरर को आपको पढ़ाया है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ना वहां पे पढ़ने के बाद बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन अ 2 वाट मीटर मेथड ऑफ मेजरिंग 3 फेज पावर फैक्टर इज 0.5, देन वन ऑफ दिस वाट मीटर, देखो पावर फैक्टर cos फाई का वैल्यू कितना है 0.5 है, cos फाई का वैल्यू 0.5 है, इसका मतलब फाई का वैल्यू कितना होगा बताओ मुझे, 60 डिग्री होगा। अब जब 60 डिग्री होता है तो 1 वाट मीटर का रीडिंग 0 आता है, देन वन ऑफ दिस वाट मीटर विल बी कितना होगा, तो देखो कितना आएगा, तो W1 की मैं बात करूं यहाँ पे तो VL IL cos 60 30 माइनस 60 cos 30 आ गया मान के चलो, है ना, ये आ जाएगा आपका √3/2 VL IL। सेकंड की मैं बात करूं तो 30 प्लस 60 90, सेकंड वाट मीटर का रीडिंग 0 आएगा, है ना। तो इन 2 वाट मीटर मेथड ऑफ मेजरिंग 3 फेज पावर फैक्टर इज 0.5, देन वन ऑफ द वाट मीटर रेट 0 आएगा। एक वाट मीटर कितना रेट करेगा 0 और दूसरा वाट मीटर रेट करेगा उसका टोटल पावर,
ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। समझ में आ गई भाई? चारों केस बार बार पूछ रहा है तो ये क्लियर होना चाहिए आपका। अगला क्वेश्चन है द डेट टाइम ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट रिफर्स टू। डेट टाइम मतलब समझते हो ये क्या होता है आपका? रिटार्डेशन और डिले इन द रिस्पॉन्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू अ चेंज इन द इनपुट सिग्नल। ठीक है, ये आपका मैं स्टार्टिंग में जब पढ़ा रहा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो वहां पे इसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने डिस्कशन किया था, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्ट्रूमेंट वाला चैप्टर में। ठीक है, ये डेट टाइम के बारे में क्या होता है। तो डेट टाइम रिटार्डेशन, या तो फिर हम बोल सकते हैं डिले इन द रेस्पॉन्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट में जो इंस्ट्रूमेंट के रेस्पॉन्स में जो डिले होता है, या फिर जो हम कह सकते हैं रिटार्डेशन होता है ना। तो डिले इन द रेस्पॉन्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू अ चेंज इन द इनपुट सिग्नल। ठीक है, इनपुट सिग्नल को चेंज होने में जो डिले होता है उसके रेस्पॉन्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेट टाइम इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है, तो ये तो आपका डेफिनेशन है, आप वहां से लगा सकते थे डेफिनेशन पढ़ने के बाद। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलिए हम लोग इतना ही करते हैं। ठीक है, फिर से नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ पे मिलते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही क्वेश्चन हम लोग करते हैं, अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे। ठीक है, तब तक आप और बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। ऑब्जेक्टिव जितने भी आपके पास क्वेश्चन है सबको सॉल्व करते रहिए, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आता रहूंगा। ठीक है, तो अभी हम लोग का मे भी 30 क्वेश्चन फर्स्ट लेक्चर में, और आज 25 क्वेश्चन, तो लगभग 55 क्वेश्चन हो गया है। और क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे बाकी ईयर्स का, तो उसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। 2018 में तो काफी आसान क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो बाकी जो ईयर है 2009 से लेकर के बाकी वो सारे क्वेश्चन भी मैं डिस्कस करूंगा। तो कनेक्टेड रहिए, हम हमारे साथ यूट्यूब के साथ कनेक्ट रहिए। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू।